Dear students, today I'll explain you about the chapter which is related to biotechnology. These are the two chapters which are actually very basic, and these are highly required for studying genetics and molecular biology. और मैक्सिमम पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में या नीट में, वो मॉलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो या फिर जूलॉजी से रिलेटेड हो। और हमारे दो चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस एंड सेकंड इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब ये दोनों चैप्टर जो हैं, इनका बेस है जेनेटिक्स का चैप्टर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप पहले ही पढ़ के आए हो कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन होता है। लेकिन अब डीएनए में चेंजेस करके हम प्रोटीन लेवल पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो उस इंजीनियरिंग को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो नोन एज another name for genetic engineering is recombinant DNA technology, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं rDNA। सो क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए हम बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिज़ायर्ड डीएनए होता है और उस डिज़ायर्ड डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के अंदर डालते हैं। तो लेट मी टेल यू, इस चैप्टर के अंदर बस एक फ्लो चार्ट है। अगर हम उस फ्लो चार्ट को समझ गए तो हमें सारा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो मैं इस फ्लो चार्ट को कि कैसे हम एक फॉरेन जीन को हम एक सिस्टम में लाते हैं, वो बताने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लूँगी, और वो एग्ज़ाम्पल है हमारा इंसुलिन का। कि इंसुलिन, यू ऑल नो कि इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ में उसका क्या रोल है। कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट, हम अगर इंडिया की ही बात करते हैं, एक डायबिटिक पेशेंट की एक एनुअल नीड होती है इंसुलिन वैक्सीन या इंसुलिन टैबलेट। तो प्रीवियसली ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता था कि वो मेडिसिन बनाने के लिए अराउंड 150 काउज एंड पिग्स को स्लॉटर करना पड़ता था। उनके पैंक्रियाज को निकाल के उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट होती थी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट दे फाउंड दैट दिस जीन इज़ प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज ईकोलाई। अब ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन है। हम क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से उस जीन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उस जीन को निकाल लेते हैं, इल्यूट आउट कर लेते हैं वो सेगमेंट ऑफ डीएनए को, और फिर उसको रिकॉम्बिनेंट बना के उसकी क्लोनिंग करके फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम उस क्लोन्ड मटेरियल को प्योरीफाई करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उसको मेडिकल पर्पसेस में यूज़ करती हैं। सो इसके लिए इंसुलिन जीन कैसे क्लोनिंग होती है, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, बिकॉज आज मैं एक ओवरव्यू आपको बता रही हूँ, तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें 2-3 टेक्निक्स है। सो क्या क्या रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं। सो सबसे पहले आ जाता है डिज़ायर्ड जीन। हमें डिज़ायर्ड जीन चाहिए। सेकेंडली, उस जीन को क्लोनिंग के लिए वेक्टर्स चाहिए। देन थर्ड, हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए, और 2-3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो मैं साथ साथ जब चैप्टर आपको पढ़ा दी जा रही हूँ तो बताऊँगी। एंड फोर्थ आ जाता है होस्ट सेल्स, कि होस्ट सेल्स जो हैं वो कैसे सिस्टम में लेके उसको क्लोन करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ायर्ड जीन से। अब डिज़ायर्ड जीन जो है, हम अगर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल लेके इंसुलिन की। अब इंसुलिन जीन आई टोल्ड यू कि इट इज़ प्रेजेंट इन ई कोलाई बैक्टीरिया। सो इफ़ इट्स एन ई कोलाई बैक्टीरिया, you know how to write bacteria name, how to नाम genus as well as species, we are underlining, अगर हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में होता है। अब इसमें ये इसका अपना जीन है, होस्ट डीएनए है, और साथ में ये है वेक्टर डीएनए।
ये अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ क्या है, ये होस्ट डीएनए है, डीएनए ऑफ ई कोलाई, एंड दिस इज वेक्टर डीएनए। सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमें देखना पड़ता है कि हम डीएनए, अब यहाँ पे ई कोलाई कह रही हूँ तो ये बैक्टीरियल सिस्टम है, अगर ये फंगजाई है तो अलग एंजाइम यूज़ होगा, अगर प्लांट सिस्टम है तो सेपरेट एंजाइम यूज़ होगा। लाइक बैक्टीरिया है तो हम लाइसोजाइम से ट्रीट करते हैं, अगर फंजाई है तो काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं, अगर प्लांट है तो सेलुलेज और हेमी सेलुलेज से ट्रीट करते हैं, अगर एनिमल सिस्टम है तो कोलेजिनेज होता है। तो सिमिलरली पहले इसका आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है, डिफरेंट मेथड यूज़ के, डिफरेंट एंजाइम यूज़ करके डीएनए एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, होस्ट डीएनए। अब होस्ट डीएनए जब एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया तो इस डीएनए को हमें पीसीज में काटने के लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। सो पहले मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप की, डेली जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये पूरा फ्लो चार्ट अपने आप में लिंक्ड है। अच्छा, डीएनए को कट करने के लिए सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही नहीं होते, एक और एंजाइम होता है डीएनएज। मैंने डीएनएज नहीं यहाँ पे लिखा, उसका रीज़न है कि डीएनएज किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को नहीं आइडेंटिफाई करता, लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसको कट करना होता है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप में हमने उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। एज अ रिजल्ट यू विल गेट पीसीज ऑफ डीएनए। सो मैनी पीसीज ऑफ डीएनए आर देयर। अब इसमें से हमने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट चूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोब। अभी मैं प्रोब के बारे में ये नहीं बता रही, पर सिंपल है। प्रोब क्या होता है कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसमें नोन सीक्वेंसेस होते हैं और उनको हमने रेडियो लेबल किया होता है, क्योंकि हम ये यूज़ करते हैं डिज़ायर्ड जीन फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो आता है इसके बाद, दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या, जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ गए थे जैसे आपने देखा, तो हम इन फ्रेगमेंट्स के लिए क्या करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होता है, जेल बनाते हैं, एगारोज जेल होती है। एगारोज जेल के अंदर, क्योंकि डीएनए जो है, जितने भी बॉडीली फ्लूइड होते हैं ये सारे कलरलेस होते हैं, और अगर आपने इसको विजुअलाइज करना है तो हमें इसमें लोडिंग डाई डालना पड़ता है। तो डीएनए के अंदर हम लोडिंग डाई डाल के इस डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको इसमें वेल्स बोलते हैं, वेल्स में डालते हैं, और इसमें कैथोड एंड एनोड होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करते हैं। यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक प्रिंसिपल होता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। सो अगर हैवी है, बड़े साइज का डीएनए फ्रेगमेंट है, तो दैट विल मूव स्लोली। ऑन द अदर हैंड, इफ डीएनए इज ऑफ स्मॉल साइज, फ्रेगमेंट इज ऑफ स्मॉल साइज, तो वो फास्ट मूव करता है। सो जैसे हमने ये 4-5 फ्रेगमेंट्स दिखाए हैं, तो जब आप इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो ऐसे करके इसमें रन होते हैं एगारोज जेल में। तो उसमें ये वाला जो फ्रेगमेंट होता है जो सबसे पहले मूव कर गया है, ये फास्टेस्ट जो है स्मॉलेस्ट होता है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अभी तक अगर मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टेप्स, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा ई कोलाई सेल लिया, उस सेल को हमने लाइसोजाइम से ट्रीट करके उससे डीएनए आइसोलेट कर लिया। डीएनए आइसोलेट करने के बाद उस डीएनए को हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया ताकि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करे और उनको कट कर दे। कट करने के बाद हमारे पास 4-5 फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं।
उन फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करते हैं, और रन करने के बाद अब हमने इसमें प्रोब डाला है। जब हम प्रोब डालते हैं, प्रोब ने क्या करना है, उसमें भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके अटैच हो जाता है। सपोज़ यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था। ऑटो रेडियोग्राफी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये प्रोब कहाँ बाइंड किया है। अब वो जिस फ्रेगमेंट पे बाइंड करता है उसको हम ब्लेड से काट कर लेते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूट आउट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। सो इल्यूशन करके डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हमारे पास आ जाता है। सो दिस इज़ द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्लोन। अब हमने इसको क्लोन करना है, डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। ओके, सो नेक्स्ट, अब आप इसको क्लोन कैसे करें। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हमारे को 3-4 थिंग्स चाहिए। लाइक सबसे पहले क्या था, हमें डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट चाहिए था, वो मैंने बताया कि कैसे आइसोलेट किया जा सकता है। सेकेंडली, इस डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को क्लोन करने के लिए हमें चाहिए वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है, व्हीकल ऑफ कैरिंग एनी डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब देयर आर अगेन 3-4 काइंड्स ऑफ वेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट। अब जो डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट अगर डीएनए है तो डीएनए की लेंथ हम मेजर करते हैं बेस पेयर से। सो अगर हम बताऊं, सबसे पहले हमारे पास आता है प्लाज्मिड, सेकंड है फाजिस, थर्ड है बीएसी, फोर्थ है वाईएसी। कुछ बुक्स में आपको पता चलेगा उन्होंने लिखा है कॉस्मिड्स ऑल्सो। सो अगर स्मॉल साइज़ का फ्रेगमेंट है जो कि 15 to 20 बेस पेयर्स का है, देन अगर थोड़ा और बड़ा होगा 30 to 40 बेस पेयर्स का, अगर ये अराउंड 500 बेस पेयर्स का है तो, और अगर ये 1 MB का है तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ फ्रेगमेंट वी आर यूजिंग वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में भी आगे फीचर्स होते हैं कि हमारा एक जिसको हम बोलते हैं सबसे अच्छा फ्रेगमेंट, सबसे अच्छा वेक्टर वो कौन हो सकता है जो कि डीएनए प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाता है। सो व्हाट आर द फीचर्स फॉर एनी गुड वेक्टर, सो और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इन दैट फीचर्स ऑफ an ideal vector. Number 1, it should be of small size. Secondly, एक तो स्मॉल साइज हो ताकि इजीली हम इसको वेक्टर को होस्ट सेल में डाल सके। इसके अंदर ओराई साइट होनी चाहिए। ओराई साइट क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि ये रेप्लिकेट कर सके सिस्टम में। थर्ड है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जहाँ पे कट प्रोड्यूस कर सके। देन फोर्थ है रिकॉग्निशन साइट। सो रिकॉग्निशन साइट जो है और रिस्ट्रिक्शन साइट का एक ही मीनिंग होता है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे अपना डीएनए जो है कट कर सके। देन लास्ट में आ जाता है सिलेक्टेबल मार्कर। सो वन बाय वन विल एक्सप्लेन यू अबाउट द यूसेज। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस आई एम एक्सप्लेनिंग, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट वन. So in that next we are thinking that if we are having ideal vector, maybe plasmid, maybe cosmid, phages, BAC or YAC, then next we need host cell also. So first step जो मैंने आपको बनाया था कि हमारे पास ये E. coli है और इधर हमारे पास होता है वेक्टर. अब फर्स्ट में हमारा क्या होता है, we are cutting, the first process cutting both of them, both the DNA with same restriction enzyme. Same restriction enzyme means इससे पहले DNA isolate कर लिए
उसके फ्रेगमेंट्स आ गए हमारे पास, उसमें ये डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट आ गया और इधर से वेक्टर डीएनए जो होगा वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम है डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट और ये जो वेक्टर डीएनए है उनको ज्वाइन करना। इनको ज्वाइन करवाने के लिए वी आर यूजिंग एन एंजाइम दैट इज़ नोन एज डीएनए लाइगेज। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन गया है दिस इज़ नोन एज rDNA और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस rDNA को फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से, थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वी आर पुटिंग दिस इनसाइड होस्ट सेल। एंड नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, बिकॉज बैक्टीरिया खुद जो उसका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है वो खुद भी रेप्लिकेट कर रहा है, साथ साथ में उसके अंदर वेक्टर डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। सो एज अ रिज़ल्ट हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि इसके बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी बैक्टीरियल सेल के अंदर। एंड वी नो कि ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हर 15 to 20 मिनट पे डिवाइड होता है और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएगी, मैनी कॉपीज़ ऑफ बैक्टीरिया विल फॉर्म। सिमिलरली इन अदर बैक्टीरिया ऑल्सो, हेयर ऑल्सो। सो ऐसे बहुत सारा हमने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एम्पलीफाई हो गया, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ इंक्रीज़ हो गई और फाइनली हमारा प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हमें पता चलता है कि इतना सारा जो हमारे पास डीएनए है वो डिज़ायर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट होने के बाद हम उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, जो हमारे को डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट या प्रोडक्ट चाहिए वो हमें इससे फिर मिल जाता है। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही बेसिक टेक्निक बताई हैं, बेसिक स्टेप्स बताए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, कि कैसे हम एक डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को लेके उसको एक डिज़ायर्ड वेक्टर में डालते हैं, फिर डिज़ायर्ड होस्ट सेल में डालते हैं जहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ये चेक करने के लिए कि ये हमारा जो, जब हम इसको प्रैक्टिकली लैब में करते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंटल फेलियर नहीं होना चाहिए, ताकि हम सक्सेसफुली जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उनको पा सकें। सो इन टुमारोज़ लेक्चर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल regarding different kind of vectors, different kind of hosts, or what are the different techniques by which these vectors they are introduced into host cell. And secondly इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या क्या डिफरेंट मेथड यूज़ किए जिससे हर स्टेप पे वो सक्सेसफुल हुए और उनको इसमें फेलियर नहीं हुआ, ताकि एंड में हमारे को डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट जो है वो क्लोन्ड फॉर्म में हमें मिल सके। इसके अलावा इस चैप्टर में क्लोनिंग के कुछ और टेक्निक्स भी हैं, लाइक पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो एक मॉडर्न टेक्निक है, आपको कोविड के टाइम में पता, स्टेप्स एंड ऑल इसके कैसे पीसीआर से टेस्टिंग होती थी, छोटा सा डीएनए और आरएनए को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। Okay, so in tomorrow's so today you revise all the basic steps of our DNA technology, and tomorrow will come again with our new video explaining you about different kind of vectors for different kind of fragments and detailing about that. Thank you.